हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। मैं आपको मैंने न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट किया था और न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड आइदर में भी डीएनए और आरएनए, जिसमें मैंने न्यूक्लिक एसिड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया था कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स में नाइट्रोजनस बेसेस, तो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में मैंने पांचों नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया था। ये एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। आज हम न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड में हमने आपको वहां पे न्यूक्लियोसाइड भी बता दिया था, न्यूक्लियोटाइड भी बता दिया था। तो जब कोई भी ग्रोइंग चेन होती है, जैसे उनका रिप्लिकेशन होता है, तो वहां पे कैसे न्यूक्लियोटाइड आता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाता है, वो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं। ग्रोइंग चेन, ये 5 प्राइम 3 प्राइम ये क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, कि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इस वीडियो लेक्चर को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर अकाउंट पे शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिल सके। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको जल्दी ही नए नए वीडियोस अपलोड करें। तो यहाँ पे मैं आज न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा, जिसमें पहला जो टॉपिक है दैट इज द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या तात्पर्य है, व्हाई इट इज कॉल्ड डाइएस्टर। तो हमने लिपिड में एक एस्टरिफिकेशन देखा था कि एल्कोहल इज रिएक्टेड विद द एसिड, तो वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर रहा था, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर रहे थे और एक ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहां पे क्या होता है कि आपने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देख लिया, एक न्यूक्लियोटाइड है। यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट, फर्स्ट फॉस्फेट दैट इज रिएक्टेड विथ, ये जो फॉस्फेट है, ये देखिए डाइएस्टर इसलिए बना कि ये नया न्यूक्लियोटाइड, अगर मान लीजिए हम मानते हैं ये न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट ग्रुप है, या ये ग्रोइंग चेन है जो ऊपर से आ रही है और एक नया फॉस्फेट, नया न्यूक्लियोटाइड जाके अटैच हो रहा है। तो एक तो डाइएस्टर यहां बनाएगा क्योंकि यहां पे इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, तो एक ईस्टर बॉन्ड यहां बन गया। दूसरा ईस्टर बॉन्ड, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट कर रहा है, तो दूसरा डाइएस्टर, दूसरा ईस्टर बॉन्ड यहां बन गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर। तो अभी मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें ये हमारा राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के साथ आपका नाइट्रोजनस बेस, जहां पे मैंने ए लिख रखा है, दैट डिनोट्स फॉर एडेनिन। ये एडेनिन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। अभी मैं डीएनए का एग्जांपल ले रहा हूं, इसलिए मैंने राइबोज शुगर को डीऑक्सी राइबोज शुगर बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है एट द सेकेंड कार्बन। तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, जिसने नाइट्रोजनस बेसेस रख रखे हैं और फॉस्फेट ग्रुप रख रखा है। अब नया जो भी न्यूक्लियोटाइड आता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड क्या करता है कि चूंकि ट्राइफॉस्फेट होता है तो पीपीआई इज रिमूव, पीपीआई इज रिमूव, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर इज रिमूव, पीपीआई रिमूव होगा, पायरोफॉस्फेट और वाटर का रिमूवल होगा, एंड देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये नया आके यहाँ पे एक डाइएस्टर बॉन्ड, एक ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करके यहाँ पे। अब यहाँ पे तो एक ईस्टर बॉन्ड बना ही हुआ है, जब फॉस्फेट अटैच किया था, जब फॉस्फेट आपके न्यूक्लियोसाइड से अटैच किया था, तो एक ईस्टर बॉन्ड यहां बन गया। तो 2 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, या ये 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बंधे होते हैं।
अब ये देखिए कि 5 प्राइम 3 प्राइम ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 प्राइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 प्राइम। 5 प्राइम का मतलब है कि पांचवां कार्बन। तो हमेशा जब भी किसी भी आप ग्रोइंग चेन की बात करेंगे तो एक लॉन्ग चेन में 2 एंड तो होगा, तो एक एंड आपका 5 प्राइम होगा जो कि पांचवा, ये अगर इस पे ये फ्री है तो ये पांचवा कार्बन, पांचवा, दिस वन इज कॉल्ड 5। कहीं ना कहीं जाके अंत होगा, तो जहां अंत होगा वो 3 होगा, क्योंकि दिस वन इज रिएक्टिव। अगर हो सकता है कि कोई और न्यूक्लियोटाइड आ रहा हो तो उसका पांचवा जाके यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, उसका 3 फिर फ्री होगा। तो एक एंड हमेशा डीएनए में 5 प्राइम होता है और दूसरा एंड हमेशा डीएनए में 3 प्राइम होता है। तो 5 प्राइम इट मीन्स द 5th कार्बन दैट इज अटैच्ड विद द phosphate, and 3 prime it means the 3rd carbon having the hydroxyl group। तो राइबोज शुगर का तीसरा कार्बन 3 प्राइम डिनोट करता है, राइबोज शुगर का पांचवा कार्बन 5 प्राइम डिनोट करता है। तो ये आपके फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ग्लोइंग चेन है, इसी तरह से एक चेन बनेगी। अब चेन बनेगी तो बेसिस दूसरी चेन भी अगर मान लीजिए हम इसी तरफ ओरिएंट कर देते हैं तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा चेन आएगा। तो अगर एडेनिन के सामने थाइमिन होगा तो वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 2 बेसिस, 2 स्ट्रैंड। ये देखिए हमने यहाँ पे 2 स्ट्रैंड बना रखे हैं, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से इंटरवुंड हैं और डबल हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं। जब 2 स्ट्रैंड अलग अलग हैं लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजनस बेसिस। 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैंने यहां दिखा रखा है कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन के बीच बनता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरा आ जाएगा तो एडेनिन के सामने थाइमिन आ जाएगा, यहाँ हमने गुआनिन बना रखा है तो गुआनिन के सामने साइटोसिन आ जाएगा। तो जब 2 स्ट्रैंड बनेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट ग्रुप का जो निगेटिव चार्ज है दैट इज वो बाहर की तरफ है, बेसिस अंदर की तरफ होते हैं, बेसिस जो है अंदर की तरफ होते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? बेसिस अंदर की तरफ होंगे, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा लिंक होंगे, और जो बैकबोन होगा शुगर और फास्फेट बैकबोन, ये बैकबोन कहलाती है, ये बैकबोन बाहर की तरफ होगी, फास्फेट बाहर की तरफ होगा। यही फास्फेट का निगेटिव चार्ज, यही ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यही डीएनए को निगेटिवली चार्ज बनाता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ O नेगेटिव एट द आउटर साइड, दोनों तरफ होगा ना, दोनों तरफ होने के कारण यही डीएनए को निगेटिव चार्ज देता है, और बिकॉज ऑफ दैट डीएनए इज निगेटिवली चार्ज्ड। तो ये हो गया फास्फोडाइस्टर के बारे में। दूसरा डीएनए सीक्वेंसेस क्या है भाई? 2 स्ट्रैंड है डीएनए में, डबल हेलिकल मॉडल है या एक दूसरे से डबल हेलिकल मॉडल में बधे हुए हैं, तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होगा, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, एंटी पैरेलली होगी दोनों स्ट्रैंड। अभी मान लीजिए कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड है तो उनका कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा। वो सीक्वेंस क्या होगा? दैट सीक्वेंस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। तो एक नाइट्रोजनस बेस को हम एक लेटर कोड से डिनोट करते हैं, जैसे एडेनिन को हम ए से करते हैं, गुआनिन को जी से करते हैं, साइटोसिन को सी से करते हैं, थाइमिन को टी से करते हैं। तो ये लेटर कोड है, तो इन्हीं के बेसिस पे हम डीएनए को सीक्वेंस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज 4 कोड लेटर AGCT, ये डीएनए सीक्वेंस को बताता है। बेस सीक्वेंस इज रिटन इन द ऑर्डर ऑफ, जब भी हम बेस सीक्वेंस लिखते हैं तो हम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन लिखते हैं, क्योंकि यही रिप्लिकेशन की प्रोसेस है। रिप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, मतलब जो भी ग्रोइंग चेन बनेगी वो 3 प्राइम पे ओपन होगी। 5 प्राइम आपका रहेगा और 3 प्राइम, मतलब 3 प्राइम आपका है, उसके पास आया 5 प्राइम जुड़ गया तो अगेन 3 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रिप्लिकेशन होता है। तो रिप्लिकेशन में जब हम आपको रिप्लिकेशन बताएंगे तो वहां पे भी बताएंगे कि रिप्लिकेशन में 5 प्राइम 3 प्राइम होने के कारण दोनों स्ट्रैंड में किस तरह से जो है नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स। अब डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया गया
DNA double helical model that is given by the Watson and Crick. DNA double helical model is given by the Watson and Crick on the basis of X-ray crystallograph photograph. जो on the basis of photographs लिखा हुआ है, ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से फोटोग्राफ लिया था और ये फोटोग्राफ लिया था फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। ये हिस्ट्री है, कभी कभी पूछ देता है कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल किसके फोटोग्राफ पे बेस्ड है, तो फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से फोटोग्राफ लिया था, जिसके बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि डीएनए का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बताया कि 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि तीनों डायमेंशन। पेज हम ऐसे तो बना रहे हैं, लेकिन वो 3 डायमेंशन का मतलब है कि तीनों डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन। जैसे ये अभी 3 डायमेंशनली अरेंज 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर बताया वॉटसन एंड क्रिक ने on the basis of the photograph taken by the Franklin and Wilkins. Watson and Crick got Nobel Prize for this double helical model in 1953. 1953 में वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया कि उन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, जो दोनों स्ट्रैंड होती हैं, जो दोनों स्ट्रैंड यहां पे दिख रही हैं, 2 स्ट्रैंड है, वो डबल हेलिकल मॉडल में प्रेजेंट। डबल हेलिकल मॉडल, व्हाई दे आर प्रेजेंट इन डबल हेलिकल मॉडल? डीएनए हेलिक्स में क्यों प्रेजेंट है? व्हाई दे आर नॉट इन द स्टीयर फॉर्म? वो सीधे स्टीयर फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते थे, वो ऐसे स्टीयर फॉर्म में क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं? एडेनिन या थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, तो स्टीयर फॉर्म में क्यों नहीं है? क्यों वो हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट है? क्या है? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पूरे सिस्टम में वाटरी इन्वायरमेंट है, 70% वाटर आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो अगर डीएनए ने हेलिक्स नहीं बनाया और स्टीयर फॉर्म में रहा, तो वाटर बहुत सारा अंदर इंसर्ट कर सकता है। हम जब कपड़े धुलते हैं, तो हम कपड़े धुलने में क्या करते हैं? हमको अगर कपड़े से वाटर निकालना हो तो हम उसको हेलिक्स बनाते हैं और वाटर बाहर आ जाता है, ह्यूमिडिटी बाहर आ जाती है, जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। जो वाटर कंटेंट होता है वो आप जैसे ही उसको निचोड़ते हो, हेलिक्स फॉर्म में लेके आते हो, तो अंदर से वाटर बाहर आ जाता है। जब अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा तो उसके पास टेंडेंसी कम होगी कि वो किसी दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो वाटर के पास क्या है, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ है, तो उसके पास ये टेंडेंसी है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी 100% है, तो उसके पास ये टेंडेंसी होगी। अगर वाटर बहुत ज्यादा अंदर होगा तो क्या करेगा, वो यहां पे प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और हमारा डीएनए अनस्टेबल हो जाएगा। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डीएनए ने स्टीयर फॉर्म की जगह हेलिकल फॉर्म लेके आए, जिससे अंदर का वाटर बाहर निकल सके और वो अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाए, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबलाइज्ड है। तो अगर वाटर ज्यादा अंदर होगा तो वो वहां के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो बात समझ में आई, व्हाई डीएनए इज प्रेजेंट इन द हेलिकल फॉर्म। हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब है कि दे वांट टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट इनसाइड। यस, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये हेलिकल फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है। तो 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन द डबल हेलिक्स, बेसेस आर इनसाइड। तो दिख रहा है आपको बेसेस, मैंने यहां पे भी बताया कि बेसेस इनसाइड होंगे, बेसेस अंदर की तरफ होंगे। सुगर फास्फेट बैकबोन इज ऑन आउटसाइड। सुगर फास्फेट, सुगर है, फास्फेट ये मेनली बैकबोन बनाएगा, तो दे आर आउटसाइड, प्रेजेंटली प्रेजेंट इन आउटसाइड, दोनों तरफ आउटसाइड में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे अपना शुगर फास्फेट होगा, यहाँ पे फास्फेट होगा, यहाँ पे देखिए शुगर होगा, ये गुआनिन के साथ अटैच होगा, तो शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फास्फेट बाहर की तरफ होगा, तो वही निगेटिव चार्ज आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलली अरेंज्ड। स्ट्रैंड्स कभी भी पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होता। एक स्ट्रैंड अगर ये 5 प्राइम है, ये देखिए 5 प्राइम चल रहा है, तो दूसरी तरफ ये 3 प्राइम पे खत्म हुआ, यहां से 5 प्राइम स्टार्ट हुआ, तो आपने देखा एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। एक डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वन स्ट्रैंड इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अनदर स्ट्रैंड इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये भी इस तरह से ग्रो हुई हो, तो ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलली, नॉट पैरेलल,
एंटी पैरेलली अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी किसकी है? एडेनिन की थायमीन के साथ। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का पूरक होना। जैसे एक मेल फीमेल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और उन दोनों की मैरिज या शादी या विवाह होता है तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटरिटी है, तभी वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी दे पाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी होनी जरूरी है। जब तक कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं होगी तब तक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, पहली चीज तो ये हो गई यहां से कि स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलली अरेंज्ड linked together by the hydrogen bond। तो दिख रहा है आपको linked together by hydrogen bond and on the basis of complementarity। ए के साथ टी की ही बॉन्डिंग होगी, ए के साथ जी की, ए के साथ सी की बॉन्डिंग नहीं होगी। एक प्यूरिन मॉलिक्यूल, प्यूरिन में कौन कौन से हैं? एडेनिन और गुआनिन, और दूसरा कौन है? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में कौन कौन से हैं? थायमिन और साइटोसिन। तो प्यूरिन आपको पता है कि प्यूरिन इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पिरिमिडिन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच में इतनी ही जगह होती है कि 3 रिंग आ पाए, कभी 4 रिंग नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह है कि कभी एडेनिन गुआनिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, क्योंकि 4 रिंग की स्पेस ही नहीं है। और 2 रिंग जब डालेंगे, अगर मान लीजिए कि थायमिन और साइटोसिन आपने डाल दिया एक दूसरे के आमने सामने, तो 2 रिंग इतनी ज्यादा दूर हो जाएंगे कि उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इनके जो बीच का स्पेस है वो 3 रिंग के लिए स्पेस है। तो एक डबल रिंग स्ट्रक्चर और दूसरा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन ही एक दूसरे के आमने सामने आ पाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं होगा कि एडेनिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ, तो भी 3 रिंग। लेकिन एडेनिन की साइटोसिन के साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होती है, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। एडेनिन की कॉम्प्लीमेंटेरिटी केवल थायमिन के साथ है और गुआनिन की कॉम्प्लीमेंटेरिटी केवल साइटोसिन के साथ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से बंध जाते हैं। तो ए यानी एडेनिन एंड टी यानी थायमिन, दे आर इंटरलिंक्ड बाय द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन एंड साइटोसिन आर इंटरलिंक्ड बाय द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। इसके बाद चरगाफ्स रूल आया। चरगाफ्स एक साइंटिस्ट थे, चरगाफ ने, उन्होंने एक रूल दिया कि जितना प्यूरिन होगा उतने ही पिरिमिडिन होंगे। डबल हेलिकल मॉडल में अगर जितने प्यूरिन है, क्योंकि प्यूरिन पिरिमिडिन से अटैच हो रहा है, तो जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। इफ प्यूरिन इज 50% then pyrimidine is 50%। प्यूरिन 50% तो pyrimidine 50%। तो जितना प्यूरिन होगा उतना ही pyrimidine होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्यूरिन बाय pyrimidine is equal to 1। तो चरगाफ ने एक रूल दिया कि एडेनिन प्लस गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन को कंप्लीट करेगा, थायमिन और साइटोसिन pyrimidine को कंप्लीट करेगा। तो एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। इसको अगर हम नीचे लेके आते हैं तो एडेनिन प्लस गुआनिन डिवाइडेड बाय थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। या दूसरा रूल है ए बाई टी, जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, क्योंकि एडेनिन से थायमिन जुड़ेगा। जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा। दैट इज इक्वल टू हाउ मच गुआनिन इज देयर, इक्वल टू साइटोसिन। एडेनिन ए बाई टी इज इक्वल टू जी बाई सी इज इक्वल टू 1। ये चरगाफ रूल है। चरगाफ ने ये रूल दिया कि डीएनए डबल हेलिकल मॉडल के लिए ये रूल फॉलो होगा, जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन और इज इक्वल टू 1। तो अगर आपका 20% एडेनिन है, 20% थायमिन होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1। अगर 30% गुआनिन होगा, 30% साइटोसिन होगा, तो इज इक्वल टू 1। तो a बाई टी इज इक्वल टू जी बाई सी इज इक्वल टू 1। इन पे, इस चरगाफ रूल पे बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से, सावधानी से आप लोग देखिए। कभी भी इसको इंटरचेंज कर देते हैं और थोड़ा सा घुमा देते हैं और क्वेश्चन बना देते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको ध्यान देना होगा कि हम प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा को बराबर रखना चाहते हैं। तो एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन, और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंटेरिटी,
ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए इज बीडीएनए। डीएनए के बहुत सारे टाइप हैं। डीएनए इज प्रेजेंट इन द ए टाइप, प्रेजेंट इन द बी टाइप, जेड टाइप। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में इनके टाइप्स के बारे में बताएंगे कि ए, बी और जेड में क्या डिफरेंसेस हैं और उनको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है। जो मोस्ट कॉमन है, जो वॉटसन एंड क्रिक डीएनए है, दैट इज बेस्ड ऑन द बी डीएनए। तो बी डीएनए ही मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, जिसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है। डायमीटर का मतलब है कि जितनी वो एक एक्सिस के चारों तरफ इंटरविंड है, और ये जो इसका डायमीटर है जहां तक वो चला जाता है 10 बेस पेयर पर टर्न। अब एक टर्न वो पूरा करता है। एक टर्न का मतलब है कि एक सर्कल उसने जब पूरा किया, व्हेन 1 टर्न इज कंप्लीटेड, तो एक टर्न कंप्लीट करने में इसके पास 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर पर टर्न। और हेलिक्स पिच, और एक टर्न पूरा करने में कितना वो एक्सिस पे उठ गया, दैट इज कॉल्ड पिच। जैसे मैंने आपको वहां पे जब आपको अल्फा हेलिक्स बताया था, एक टर्न पूरा करने में अल्फा हेलिक्स 5.4 एंगस्ट्रॉम पिच लेता है। यहां पे एक डीएनए मॉलिक्यूल एक टर्न पूरा करने में 34 एंगस्ट्रॉम की पिच कवर करता है, डिस्टेंस इन द एक्सिस। तो ये 34 एंगस्ट्रॉम है। देखिए यहाँ पे बीडीएनए के बारे में बहुत बार है कि पिच में डिफरेंसेस आते हैं। तो 34 या 36 एंगस्ट्रॉम भी होता है। जब 36 एंगस्ट्रॉम होता है तो बेस पेयर पर टर्न बेस पेयर 10.5 बेस पेयर होते हैं। जब 34 एंगस्ट्रॉम दिया होता है तो 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। तो दो बेसेस के बीच, तो भाई 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेसेस हैं, तो 34 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो बेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो बेसिस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती। तो यही सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब एक टर्न पूरा किया, इसका मतलब है उसने 360 डिग्री पूरा कर लिया। तो बार बार ये पूछता है कि पर बेस में बी डीएनए में कितना एंगल कवर करेगा। तो अब 360 डिग्री 10 बेस पेयर मिलकर कवर करते हैं। 360 डिग्री, एक टर्न का मतलब 360 डिग्री हो गया, और 10 बेसेस हैं तो पर बेस कितना हुआ? 36 डिग्री। तो एक बेस के बीच में कितना डीएनए कितना घूमेगा? दो बेसेस अगर दिए हुए तो उसके बीच में डीएनए कितना घूमता है? 36 डिग्री। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, तो आप देख लीजिए। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको पूरा बायोलॉजी यहाँ पे कवर करूँगा, और हो सकता है कि हम आगे और भी सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और लोगों को इसमें जोड़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय द बायोलॉजी। थैंक यू।